हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करें पार्ट सेकंड सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी से। आज हमारा दूसरा लेसन जैविक खेती जीवांश खाद व जैव उर्वरक से। आज हमारी छठी क्लास है। आज का हमारा पॉइंट है जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर, और इसमें आज हमारा पहला पॉइंट है एजेटोबैक्टर। इस जैव उर्वरक का प्रयोग गैर दलहनी फसलों में होता है, जैसे गेहूँ, जौ, मक्का, सरसों, कपास, सब्जियों में किसका प्रयोग होता है? तो एजेटोबैक्टर का। अगला पॉइंट है एजोस्पाइरिलम। इसका प्रयोग चावल, ज्वार, गन्ना, बाजरा व सब्जियों में एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक का प्रयोग होता है। चावल, ज्वार, गन्ना, बाजरा, सब्जियों में किसका होता है? एजोस्पाइरिलम का। और गेहूं, जौ, मक्का, सरसों, कपास व सब्जियों में किसका प्रयोग होता है? तो एजोटोबैक्टर का। अगला पॉइंट है नील हरी शैवाल, बीजे, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नील हरी शैवाल को क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ऐसी बीजे जिसमें हिटेरोसिस्ट नामक विशेष संरचना पाई जाती हो, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम है। तो ऐसी बीजे जिसमें विशेष प्रकार की संरचना कौन सी पाई जाती है? हिटेरोसिस्ट वो पाई जाती है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या है? सक्षम है। 20 से 30 केजी प्रति हेक्टर नाइट्रोजन यौगिकरण करती है। तो नील हरी शैवाल कितनी करती है? 20 से 30 केजी प्रति हेक्टर नाइट्रोजन यौगिकरण करती है, जो धान खेत के लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी है। और नील हरी शैवाल की ये प्रजातियां, इसमें 4 प्रजातियां: नोस्टोक, साइटोनिया, एनाबिना, आसिलेटोरिया। नोस्टोक, साइटोनिया, एनाबिना, आसिलेटोरिया। यदि गड्ढे में हरी काई दिखाई दे तो 0.05% कॉपर सल्फेट का छिड़काव करें। यदि गड्ढे में हरी काई दिखाई दे तो 0.05% कॉपर सल्फेट का छिड़काव करें। अगला हमारा पॉइंट है एजोला। एजोला एक पानी में तैरने वाली फर्न है। एजोला क्या है? पानी में तैरने वाली फल है। एजोला पानी में तैरने वाली एक फर्न है, जिसकी पंखुड़ियों में उपस्थित बीजीय एनाबिना के साथ सहजीविता द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकरण करती है। और इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं एजोला माइक्रोफिला, एजोला कैरोलिनियाना और एजोला पिनेटा। एजोला माइक्रोफिला, एजोला कैरोलिनियाना और एजोला पिनेटा। और इसका एजोला का प्रयोग कब करते हैं? तो धान में 1 टन प्रति हेक्टर रोपाई के 7 दिन बाद धान में 1 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से एजोला का प्रयोग करते हैं। और ये 40 से 100 केजी प्रति हेक्टर नाइट्रोजन में प्रतिदिन 1 से 1.5 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टर का स्थिरीकरण करती है। ये 40 से 100 केजी प्रति हेक्टर नाइट्रोजन में प्रतिदिन 1 से 1.5 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टर का स्थिरीकरण करती है। अगला हमारा पॉइंट है नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरकों की उपयोगी विधि। नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरकों के उपयोग की विधि, इसमें पहला है बीज उपचार। पहला पॉइंट कौन सा है? बीज उपचार। 10 केजी बीज हेतु आधा लीटर पानी में 50 केजी गुड़ घोलकर उबालें। वे ठंडा होने पर 200 ग्राम या 1 पैकेट कल्चर उसमें मिलाकर ये घोल बीजों पर प्रयोग करें। तो नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरकों की उपयोग विधि में पहला पॉइंट है बीज उपचार। 10 केजी बीज हेतु आधा लीटर पानी में 50 केजी गुड़ घोलकर उबालें। वे ठंडा होने पर 200 ग्राम का 1 पैकेट कल्चर उसमें मिलाकर ये घोल बीजों पर प्रयोग करें। दूसरा पॉइंट है पौध जड़ उपचार। पौध जड़ उपचार में 200 ग्राम इंटू 20 पैकेट, तो 200 ग्राम के 20 पैकेट लगभग 4 किलो जैव उर्वरक का 20 से 25 लीटर पानी में घोल तैयार करें। पौध जड़ उपचार के लिए 200 ग्राम के 20 पैकेट 4 केजी जैव उर्वरक का 20 से 25 लीटर पानी में घोल तैयार करें। अगला है मृदा उपचार। 200 ग्राम के 25 पैकेट लगभग 5 केजी जैव उर्वरक का प्रयोग 50 केजी कंपोस्ट खाद के साथ मिलाकर बुआई के 24 घंटे पूर्व खेत में मिलाएं। मृदा उपचार 5 केजी जैव उर्वरक का 50 केजी कंपोस्ट खाद के साथ मिलाकर बुआई के 24 घंटे पूर्व खेत में मिलाएं। अगला हमारा पॉइंट है फास्फोरस विलेक जैव उर्वरक।
फास्फोरस विलेज जैव उर्वरक में पहला है फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन बैक्टीरिया, फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन बैक्टीरिया PSB। इसमें इसका उदाहरण है बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस पोलीमिक्सा, बैसिलस स्ट्राइटा। तो फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन बैक्टीरिया PCB का उदाहरण है बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस पोलीमिक्सा और बैसिलस स्ट्राइटा। फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन फंगस PSF में इसके उदाहरण है एस्परजिलस कैंडिडस, एस्परजिलस कैंडिडस और एस्परजिलस आवामोरी। एस्परजिलस कैंडिडस, एस्परजिलस आवामोरी किसके उदाहरण है? तो PCF फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन फंगस के उदाहरण है। और अगला पॉइंट है फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन एक्टिनोमाइसीटीज PSA, इसका उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसीटीज। अब अगला हमारा पॉइंट है एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन IPM इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। तो एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IPM कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 में हुई। तो IPM की शुरुआत कब हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1985 में हुई। IPM में कार्यरत संस्थान कौन सा है? तो नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नई दिल्ली में स्थित है। तो IPM के लिए कार्य संस्थान है नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नई दिल्ली में स्थित है। IPM एक ऐसी व्यवस्था है IPM ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण को क्रमानुसार प्रयोग में लाया जाता है ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वाली की संख्या आर्थिक दलित स्तर से नीचे रहे। और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी किया जाता है जब अन्य अपनाए गए तरीके सफल न हो। तो IPM क्या है? एक बार वापिस, IPM एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को जैसे व्यवहारिक, यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण को क्रमानुसार प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले जैविक नियंत्रण, सबसे पहले यांत्रिक नियंत्रण, उसके बाद जैविक नियंत्रण और उसके बाद रासायनिक नियंत्रण को क्रमानुसार प्रयोग में लाया जाता है। कैसे लाया जाता है? सबसे पहले यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक, ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वालों की संख्या आर्थिक दलित स्तर से नीचे रहे। और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी किया जाता है जब अन्य अपनाए गए तरीके सफल ना हो। अगला पॉइंट है हमारा IPM के उद्देश्य। अगला पॉइंट क्या है? IPM के उद्देश्य हानिकारक कीटों व बीमारियों को उनके आर्थिक दलित स्तर से नीचे रखने के लिए क्रमानुसार प्रयोग करें जैसे यांत्रिक, जैविक तथा रासायनिक। तो पहला उद्देश्य क्या है? हानिकारक कीटों व बीमारियों को उनके आर्थिक दलित स्तर से नीचे रखना है और उसके लिए हमें क्रमानुसार IPM का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है फसल शत्रुओं की व्यवस्थित निगरानी रखना। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक फसल शत्रुओं की लगातार व्यवस्थित निगरानी रखना। और तीसरा इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादन में कम लागत लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करना व वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना। क्या पॉइंट है? फसल उत्पादन को कम लागत लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करना व वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचाना। और इसका एक उद्देश्य है कीटों एवं बीमारियों के आर्थिक स्तर को पार कर लेने पर सुरक्षित कीटनाशकों का सही समय पर सही मात्रा में प्रयोग करना। अगला हमारा पॉइंट है IPM की क्षमता। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कल्चरल नियंत्रण। पहला पॉइंट कौन सा है? तो वो है कल्चरल नियंत्रण। IPM मॉडल में अपनाई जाने वाली कृषक की पहली सर्वसुलभ तथा सस्ती विधि कौन सी है? तो है कल्चरल नियंत्रण। ये IPM मॉडल क्या है? पहली विधि है, सस्ती विधि है, वे सर्वसुलभ विधि है। इसमें कर्षण कार्य किए जाते हैं
जैसे गर्मियों में गहरी जुताई करना। सबसे पहला क्वेश्चन कार्य कल्चरल नियंत्रण में कौन सा है, तो गर्मियों में गहरी जुताई करना, फसल चक्र अपनाना, फांस फसल लगाना और रोग रोधी किस्मों का चयन करना और काट छांट करना। तो क्या क्या है, गर्मियों में गहरी जुताई करना, फसल चक्र अपनाना, फांस फसल लगाना और रोग रोधी किस्मों का चयन करना और काट छांट करना। अगली हमारी विधि है यांत्रिक नियंत्रण। इसमें यंत्रों की सहायता से नियंत्रण किया जाता है। इसमें पहला है खेत के चारों ओर खाई खोदना। रेंगने वाले कीटों के लिए खाई खोदना, जैसे कातरा आदि के लिए पहला क्या है, खेत के चारों ओर खाई खोदना। कातरा आदि रेंगने वाले जीवों के या कीटों के नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, तो खाई खोदनी चाहिए। अगला है नेट जाली का प्रयोग। 40 में प्रति इंच उड़ने वाले कीटों हैं तो क्या लगानी चाहिए, जाली लगानी। जाली कैसे लगानी चाहिए, 40 में प्रति इंच वाली। तीसरा पॉइंट है पेड़ों पर पॉलीथीन शीट व ग्रीस की पट्टी का प्रयोग करना। पेड़ों पर पॉलीथीन शीट व ग्रीस की पट्टी का प्रयोग करना। चौथा हमारा पॉइंट है चिपचिपा फांस। चिपचिपा फांस का प्रयोग नीला थ्रिप्स, सफेद मक्खी व मोइला के लिए चिपचिपा फांस का प्रयोग करना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है प्रकाश प्रपंच। प्रकाश प्रपंच का प्रयोग कैसे करते हैं, तो सफेद दूध या बल्ब जो फसल ऊंचाई से आधा फीट की ऊंचाई पर हो और नीचे पानी रख देते हैं। प्रकाश प्रपंच क्या है, इसमें फसल से आधा फुट ऊंचाई पर प्रकाश का सफेद बल्ब लगा दिया जाता है और उसके नीचे पानी रख दिया जाता है, जिसे कीट प्रकाश के पास आते हैं और उस पानी में गिरकर मर जाते हैं। और इसका प्रकाश प्रपंच का समय कितना है, तो समय 7 से 10 PM। तो इसका समय 7 से 10 PM है, क्यों, क्योंकि उसके बाद मित्र कीट मरने का खतरा रहता है। तो उपयुक्त समय कौन सा है प्रकाश प्रपंच का, वो है समय 7 से 10 PM। तो नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास।